गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी लाइव जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर देना वीडियो, जिससे कि वो लोग भी जुड़ जाएं जल्दी से। आप सभी लोग शीघ्रता करते हुए जुड़ जाइए। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बच्चों क्लियर कर दो, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं? एक बार ज़रा क्लियर कर दो और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दो। दो लोग। गुड इवनिंग बच्चों। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? एक बार थंब करके भेजो। एक बार थंब भेज दो। क्या मेरी आवाज़ आप सब कोई सुन पा रहे हो? एक बार थंब भेज दो। ठीक है। प्रियांशु और सूर्यांश, एक बार शेयर कर देना भैया ग्रुप में, और जो लोग हैं वो भी जुड़ जाएं। जो लोग आपके कांटेक्ट में हों उनके पास भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं। आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर है? सुनाने से कोई मतलब नहीं है भैया। अब हम पढ़ेंगे उनका चैट, और वो होंगे लाइव। तो आज की क्लास, पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, एक बार ज़रा से उसको रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद आज वाला हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संयोजी तक ये यहाँ तक ठीक है। पिछले क्लास में हम दुर्गेश गुप्ता, हेलो जी, हेलो जी दुर्गेश। आज तो हम टकलू बन गए हैं। ठीक है बच्चों, ये देख लिया भैया। तो स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम यहाँ से शुरू किए थे, है ना? जंतु ऊतक से शुरू किए थे। तो जंतु ऊतक बताए थे कि सिर्फ जंतुओं में पाया जाएगा, एनिमल में पाया जाएगा। वो भी किस एनिमल में पाया जाएगा, किस जंतु में पाया जाएगा बच्चों? याद रखना, सभी बहुकोशिकीय जीवों में जंतु ऊतक पाया जाएगा। इसमें देखते हैं, इसके कुछ प्रकार देखे थे। तो प्रकार में देखे थे आपको पढ़ना कौन कौन से ऊतक है जंतु ऊतक में। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है
कैप कहाँ है सर? आज कैप नहीं लगाए हैं, आज सोचे कि थोड़ा गर्मी है, बिना कैप के ही चला जाए। पहले ही थे बस टोपियाँ लगाए थे गुरुजी, पहले ही थे बस टोपियाँ लगाए थे गुरुजी। हाँ ठीक है, टोपी नहीं लगाएंगे डेली, हमेशा टोपी नहीं लगा। आज गर्मी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कैप ना लगाई जाए। देखिएगा, हम संरक्षी ऊतक में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके थे। दूसरा ऊतक है पेशी ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक, चौथा है संयोजी ऊतक। आज हमें पढ़ना है संयोजी ऊतक को, ठीक है, आज हमें संयोजी ऊतक को ही पढ़ना है। आगे देखते हैं। एपिथेलियल बताए थे कि एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ पर जाएगा, तो याद रखना सभी हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, इंटरनल और आउटर, आंतरिक त्वचा और बाह्य त्वचा, दोनों में पाई जाएगी कौन सी, एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू के कुछ प्रकार देखे थे। सबसे पहला प्रकार था पट्टीदार उपकला ऊतक। ये परतों में पाई जाती है, जैसे आपकी त्वचा की परत, आपके मुख गुहिका की, नासा गुहा की, इन सब की परत जो होती है, इसको हम कहते हैं पट्टीदार उपकला ऊतक, ठीक है। जैसे आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, नासा गुहा की श्लेष्मिक परत और बाह्यतम परत, ठीक है। मुख गुहा और नासा गुहा की बाह्यतम परत को हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, ठीक है बच्चों। या फिर इसको पट्टीदार उपकला ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो कोशिकाएं होती है एक ही लेयर में पाई जाएंगी, सिंगल लेयर में, तो इसलिए इसको पट्टीदार उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरा है स्तरित उपकला ऊतक, तो ये कई परतों में पाया जाएगा। जैसे कि आप आँख देख पा रहे हैं, ये इस आँख की परत के बारे में बात करेंगे, तो इसी में 3 परत आप देख पा रहे हैं। पहला एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है स्ट्रोमा, तीसरा है एंडोथेलियम, ठीक है। यही एपिथेलियम ऊतक 2-3 परतों में पाया जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम स्तरित उपकला ऊतक। आपकी आंखों के कॉर्निया में यह ऊतक पाया जाता है अधिकांशतः, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है घनाभ उपकला ऊतक। तीसरा घनाभ उपकला ऊतक, इसकी आकृति घन के जैसे होती है और ये पाए कहाँ पर जाएगा, गुर्दों, ग्रंथियों और अन्य ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं की दीवारों में ये पाए जाते हैं, आपके घनाकार उपकला ऊतक, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, घनाभ के बाद आ जाता है स्तंभाकार ऊतक। इन कोशिकाओं का जो समूह होता है, ये इनकी कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ की जैसे होती हैं, लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ की जैसे लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसको हम स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। ये पाए कहाँ पर जाएगा, तो याद रखना ये अमाशय तथा आंतों की भीतरी दीवारों में यह ऊतक पाया जाता है। अमाशय की तथा आंतों की भीतरी दीवार में यह ऊतक पाया जाता है। तब मैंने क्लास में भी तो कहा था सर, आप बिना टोपी के अच्छे लगते हैं। अरे ठीक है, आज सोचा गया। उपकला टिश्यू का वर्क क्या है सर? हाँ दुर्गेश, अभी इसका वर्क भी बताते हैं। साइड में इसके उपकला ऊतक जो होता है ना, हमारे अंगों की जो बाहरी अंग है ना, इनकी सुरक्षा करता है। आप सोचो कि हमारी त्वचा पर, हमारी त्वचा एक उपकला ऊतक है और ये हमें बाहरी आघातों से, रसायन से, कीटाणुओं से, ये हानिकारक पदार्थों से हमारी शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि आप देख भी पाते हैं यहाँ पर देखिए, इसका नाम ही लिखा है क्या, संरक्षी ऊतक। इसका नाम ही क्या लिखा है, संरक्षी ऊतक। अर्थात ये हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है, शरीर की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम संरक्षी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, संरक्षी ऊतक के नाम से इसको हम जानते हैं। हम कहाँ पर पहुंचे थे, स्तंभाकार उपकला ऊतक। उसके बाद आता है पश्चमाभी उपकला ऊतक। देखो इसमें भैया आप लोग लाइक भी कर दीजिए, लाइक नहीं करते हो, थोड़ा सा लाइक भी कम हुआ है, आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखो पश्चमाभी उपकला ऊतक, पश्चमा मतलब होता है कुछ हेयर लाइक जैसे संरचना पाई जाएगी। ये आपको कुछ कोशिकाएं दिखाई जा रही हैं, इनकी कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं, कोशिकाओं की दीवारों पर छोटे छोटे हेयर लाइक जैसे संरचना मिलती है, इसलिए इस ऊतक को हम एपिथेलियम ऊतक के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इसका नाम क्या है, पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें रोम जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको हम पश्चमाभी कहते हैं। अगर रोम नहीं पाई जाती है तो सिर्फ स्तंभाकार, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्या बोले, अगर इसका रोम को हम हटा देंगे, बच्चों याद रखना, रोम को हटा देंगे तो सिंपल सी स्तंभाकार उपकला ऊतक बन जाएगी। यहाँ पर देखो, जैसे स्तंभ की जैसी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, सिर्फ इसमें रोम नहीं है ना। आगे देखते हैं, ये पश्चमाभी उपकला ऊतक पाया कहाँ पर जाएगा, ये पाया जाएगा कुछ कोशिकाओं के, जैसे यहाँ पर
श्वास नली की दीवार में, गर्भ नली की दीवार में, गुर्दे की दीवार में, इन जगह पर ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कोमल 2.0 हेलो जी, कोमल जी नाम भेज दीजिए भैया, शायद आदित्य आप ही होने चाहिए। आगे देखिएगा बच्चों, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक ये भी स्तंभ के जैसे होती हैं। इनकी कोशिकाएं भी कैसी होती है, लंबी लंबी होती है, लंबवत होती हैं, और इनके बीच बीच में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसलिए इस ऊतक को हम ग्रंथिल रोमाभ उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपके बुक में भी दिया गया है। अगर आपकी बुक बालाजी प्रकाशन की है तो उस वाले बुक में ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक, ग्रंथिल स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के नाम से वो हेडिंग दी गई है। एक बार AK गेमिंग नमस्ते जी, एक बार बच्चों लाइक भी कर दो, जिससे कि हमें पता रहे कि आप लोग जुड़ते हो, कम से कम लाइक तो करते हो। ठीक है, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक क्या होता है, इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो कि ग्रंथि के रूप में विराजमान रहती हैं। ठीक है, इसमें किसी न किसी पदार्थ का हमेशा निर्माण होता रहेगा। जैसे यहाँ पर देख भी पा रहे हैं म्यूकस, म्यूकस को हम हिंदी में कहते हैं, म्यूकस को ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्म। म्यूकस की ग्रंथियां जो होती हैं बच्चों याद रखनी है, श्लेष्म कुछ चिपचिपा पदार्थ का श्रावण करती हैं लगे हमेशा। ये पाई कहाँ पर जाएगी, तो हमारे अमाशय की कुछ दीवारों में पाई जाती हैं। यहाँ पर लिखा भी है, आंतों की सतह त्वचा में आदि में ये पाचक एंजाइम श्रावण करती हैं। आगे देखिएगा, उपकला ऊतक के कार्य। दुर्गेश आपने पूछा था कि उपकला ऊतक का सर कार्य क्या है। देखिएगा उपकला ऊतक का कार्य क्या क्या है। इनका मूल कार्य है शरीर के अंतरंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। इनका मूल कार्य क्या है कि शरीर के अंतरंग जो आंतरिक वाले अंग है उनकी सुरक्षा करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। ये भीतर, दूसरा पॉइंट है, ये भीतर स्थिर ऊतकों की कोशिकाओं को चोट और हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं से और कीटाणुओं से सुरक्षा करता है। ठीक है, और उनको सूख जाने से हमारी बचत करता है। आगे है, थर्ड है, त्वचा पर संवेदांग तथा त्वचा पर संवेदांगों में संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती है। हमारी त्वचा जो होती है, राधे राधे जी, नीरज जी राधे राधे। देखिए बच्चों, ये हमारी त्वचा पर पाए जाते हैं, इसलिए संवेदी अंग के जैसे काम करते हैं। कोई भी हमें एहसास होता है, आभास होता है कि कोई हमें टच करता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। लेकिन वो होता कौन से, टच किसको करते हैं, तो उपकला ऊतक को ये वो टच ही करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। आज हमें पढ़ना है संयोजी ऊतक। आज हमें पढ़ना है बच्चों संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले संयोजी ऊतक को हम ही समझ लेते हैं कि संयोजी ऊतक किसको कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। आपको कनेक्ट से याद रखना है, जोड़ने वाला। कनेक्ट से याद रखना है क्या बच्चों, जोड़ने वाला। ठीक है, अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा गूंज रहा होगा कि सर जोड़ने वाला है, इसका मतलब ये किसी न किसी चीज को जोड़ेगा जरूर, है ना। तो ये जोड़ता किसको किसको है बच्चों, तो हमारे पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग पाए जाते हैं, उन अंगों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को ही आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कौन सा ऊतक, तो संयोजी ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बात क्लियर हुई बच्चों। अब इसके भी कुछ प्रकार हैं। आप सोचोगे सर जी संयोजी ऊतक पाए कहाँ पर जाएगा। आप सोचिए कि आपका ऐसा कौन सा ऊतक है जो पूरे शरीर को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। बोलोगे सर एक तो ब्लड है जो कि पूरे शरीर में पाया जाएगा, वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। हाँ, ये ब्लड भी हो गया। एक अस्थि होती है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती है, तो अस्थि भी हो गई। दूसरा है स्नायु और कंडरा, ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेगा, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ेगा। ठीक है, या तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करेगा, या तो क्या करेगा बच्चों, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ेगा। ठीक है, एक होती है उपास्थि। उपास्थि थोड़ी सी हड्डी का ही एक प्रकार है, ये हड्डी का ही एक प्रकार है। ये लचीला होता है, जैसे हमारे यहाँ पर नाक पर, यहाँ पर हमारे कानों पर, यहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका पाया जाएगा उपास्थि संयोजी ऊतक। बात क्लियर हुई बच्चों। एक है अंतराली संयोजी ऊतक, ये इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन लेयर का निर्माण करता है, ये अंतराली संयोजी। ठीक है बच्चों, वसा को कहते हैं हम एडिपोज टिश्यू।
वसीय ऊतक को हम एडिपोज टिश्यू के नाम से भी कार्टिलेज कहते हैं ना सर? हाँ जी दुर्गेश, इसको कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। कौन सा आपका उपास्थि होती है, उपास्थि को हम कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। हम इसका एक एक पॉइंट आपको दिखाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। हम एक एक का इमेज लेकर भी आए हैं, सबका इमेज भी दिखाएंगे जिससे आपके मन में कोई सा भी डाउट ना रह पाए। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हमने संयोजी ऊतक के प्रकार देख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि उपकला ऊतक के कुछ प्रकार देखे थे, है ना। तो उपकला ऊतक जो होता है, उपकला ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। हमारे उपकला ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार को हम कल डिटेल में चर्चा कर दिए थे, इसको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के भी कितने प्रकार, 6 प्रकार। पहला जंतु ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक, दोनों के 6 प्रकार आपके होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा हम एक एक ऊतक को यहाँ पर पकड़ेंगे और उनके बारे में पूरा डिटेल में इनका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर इसको लिख भी लेना। देखिए संयोजी ऊतक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। क्या बोले हम, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है हमारी संयोजी ऊतक, या आधार देने का कार्य करती है, या फिर उसको बेस एक निर्माण करेगी, आधार देगी हमारी संयोजी ऊतक, ठीक है बच्चों। जैसे आप जानते हो कि हमारे बॉडी को स्टैंड इरेक्ट सीधा खड़ा रखने में हमारे आधार देता है कौन, हड्डियाँ। हड्डियाँ हमारे शरीर को सीधा खड़े रखने में सहायता करती है, ठीक है, इसलिए आधार का कार्य करती हैं, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप से पाई जाती है। मैट्रिक्स बोलोगे बच्चे तो मैट्रिक्स याद रखना, इसको हम प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से भी मैट्रिक्स को जानते हैं। अब आप चाहे मैट्रिक्स बोलो चाहे प्लाज्मा बोलो, ये एक गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो यहाँ तक। अब आगे देखिएगा उपकला ये जो संयोजी ऊतक है इसके कितने प्रकार हो गए बच्चों, तो टोटल इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में पहला आपका है रुधिर, जो कि पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करता है। दूसरा प्रकार है अस्थि, पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करता है और ये हमें सीधे खड़े रखने में, गति करने में हमारी सहायता करता है हमारी अस्थियां। आगे है स्नायु एवं कंडरा। स्नायु हड्डी हड्डी से जोड़ेगा। 2 हड्डियां अगर आपस में जुड़ी हुई है, जैसे हमारे एक हड्डी यहाँ पर है, यहाँ पर गांठ है, तो इन दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों, तो स्नायु करता है। और कंडरा क्या करता है, एक अस्थि और पेशी को, मतलब हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम करता है आपका कंडरा। आगे है उपास्थि। उपास्थि आपके हड्डियां पर, जहां पर जोड़ होता है, हड्डियों का जोड़ होता है, वहां पर कुछ पतली एक परत के रूप में पाई जाएगी और ये परत हड्डियों को घिसने से बचाती है, ठीक है बच्चों। बात यहाँ पर समझ में आई आपको कि उपास्थि का कार्य क्या है। अंतराली संयोजी ऊतक ये भी बीच बीच में पाए जाएंगे। अगर 2 पेशियां आपस में जुड़ रही हैं तो उनके मध्य में अंतराली संयोजी ऊतक भी कार्य करता है। हमारी वसा ऊतक जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ पर भी अंतराली संयोजी ऊतक पाया जाएगा। हमारे रुधिर वाहिनियां जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर भी अंतराली संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा वसा ऊतक। इसको हम एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर की सेकंड लेयर के, हमारे शरीर की दूसरी परत होती है। पहली परत तो त्वचा होती है, त्वचा के जस्ट नीचे वसा ऊतक पाया जाता है। ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अभी वसा के हम सब के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट आपको बताएंगे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उनको जानते हो तो कोई ना कोई आपके दिमाग में कोई ना कोई एडवांस चीज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको वहां से मिलती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, हम पढ़ते हैं पहले कौन सा, रक्त या फिर रुधिर। देखिएगा बच्चों, रक्त या रुधिर, इसको रक्त बोलते हैं या फिर रुधिर। और रक्त में एक और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लसिका। रक्त का ही एक दूसरा प्रकार होता है जिसको हम लसिका कहते हैं। बस इस लसिका का कोई रंग नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनना, लसिका का कोई रंग नहीं होता, कोई रंग, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। रक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ब्लड, रक्त को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, जबकि लसिका को इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ, ठीक है, LYMPH, ठीक है बच्चों। लसिका को हम लिम्फ कहते हैं, रक्त को हम ब्लड कहते हैं। अब ये हमारे शरीर में ब्लड करता क्या है, काम क्या करता है, कहाँ पर पाया जाएगा, तो आप सब जानते हो कि हमारे शरीर के जो भी सजीव भाग होता है, पूरे हर सजीव भाग में हमारा ब्लड
पाया जाएगा। बोलोगे सर हमारे शरीर का कोई निर्जीव भाग भी है क्या? तो हाँ, निर्जीव भाग भी है। जैसे वाटर आपके शरीर का निर्जीव भाग है, ऊपर का नाखून निर्जीव भाग है, आपके बाल निर्जीव भाग है। तो हमारे शरीर में कुछ निर्जीव भाग भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपके दांत निर्जीव भाग है ना। तो कुछ निर्जीव भाग भी पाए जाते हैं और कुछ सजीव भाग भी पाए जाते हैं, है ना। तो देखेंगे तो पूरे सजीव भाग में कौन पाया जाएगा? ब्लड पाया जाएगा। बात क्लियर हुई बच्चों। अब ब्लड के जो प्रकार के देखेंगे, पहले प्रकारों के बारे में देखेंगे, फिर उसके बारे में एक एक ब्लड जो रुधिर कणिका होते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो रक्त होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। कौन सा? संयोजी ऊतक है। चूंकि रक्त हमारा तरल अवस्था में होता है, इसलिए इस रक्त को तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोले? रक्त को तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। हमारे रक्त के अगर भाग देखेंगे, जो ब्लड है इसके कोई ना कोई भाग होता है। तो बोलोगे हाँ सर भाग तो होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि रक्त में कभी कभी मवाद बन जाता है। आप सब जानते हो, जब इससे कोई किसी को फोड़ा फुंसी होती है तो मवाद बन जाता है। तो वो बनता किससे है? तो रक्त के हमारे कुछ भाग होते हैं। तो एक भाग होता है प्लाज्मा भाग, ठीक है बच्चों, एक भाग होता है प्लाज्मा, एक भाग होता है रक्त कणिका, रुधिर कणिका, ठीक है। इसको हम कणिका के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर शॉर्टकट में कणिकाएं भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम कणिका के नाम से लिख दे रहे हैं। पहला भाग इसका बच्चों, पहला भाग है क्या? प्लाज्मा। दूसरा है कणिका। और कणिका पे कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा रक्त सेल्स, रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, चाहे रुधिर कोशिकाएं बोले, चाहे रुधिर कोशिका बोले या फिर कणिका बोले, ठीक है। बात वही हुई, दोनों का मतलब वही होता है। कणिका को हम कार्पसेल्स कहते हैं और कोशिका को हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। कणिका को कार्पसेल, कोशिका को सेल कहते हैं। प्लाज्मा का सिर्फ प्लाज्मा ही नाम है। जैसा कि अभी आपको बताया कि हम जो मैट्रिक्स होता है उसका अगला नाम क्या है? प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुई बात? आगे देखिएगा, इसमें किसमें? हमारे ब्लड में, रुधिर में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। प्रोटीन, हमारे ब्लड में प्रोटीन पाया जाएगा, नमक भी पाया जाएगा और हार्मोन भी पाया जाता है। बट इनकी काउंटिंग हमारे ब्लड में नहीं होती है। बस ये कुछ पदार्थ जो कि पोषक पदार्थ, पोषक तत्व के नाम से हमारे सब ब्लड में पाए जाएंगे। रक्त पचे हुए भोजन को हार्मोन क्या क्या करता है? रक्त पचे हुए भोजन को, हार्मोन को और कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है, अर्थात परिवहन का भी कार्य करता है, ये परिसंचरण का भी कार्य करता है। और क्या करता है? शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। यस सर, ठीक है जी। आगे, और तापमान को भी ये कंट्रोल करता है। आपके बॉडी का फिक्स टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे। हेमराज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स अलग है, प्लाज्मा अलग है, ठीक है। सालनी, ये जो देखो रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। मतलब लाल वाला होता है, श्वेत वाला होता है और प्लेटलेट्स होता है। और ये तीनों के तीनों, लाल, श्वेत, प्लेटलेट्स, ये तीनों प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। वही लिखा है यहाँ पर, प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। निलंबित मतलब उसी में ही मिले हुए रहते हैं, ठीक है। ठीक है सालनी, आगे देखते हैं बच्चों। तापमान का नियंत्रण करता है। आपके शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है। तो किसके कारण? वो हमारे रुधिर के कारण हमारे शरीर का तापमान फिक्स बना रहता है, ठीक है। आप सब जानते हो कि किसी भी चीज में अगर घर्षण होता है तो उसका तापमान बढ़ता है। अगर किसी भी चीज में घर्षण होता है तो उस घर्षण के कारण उसका तापमान, हमेशा तापमान में वृद्धि होती है। बट प्लाज्मा मतलब झिल्ली ना सर, प्लाज्मा झिल्ली नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं। प्लाज्मा एक प्रकार का तरल लिक्विड पदार्थ होता है। प्लाज्मा तरल लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है। प्लाज्मा तरल लिक्विड पदार्थ होता है जो कि हमारे ब्लड उसी में, हमारे रुधिर कोशिकाएं उसी में मिले रहते हैं। अभी आप देखो, हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको हम बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं। जो हम यहाँ पर लिखे हैं इसको समझाने का पूरी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है।
आगे देखिए, रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, या फिर इसको कहेंगे परिवहन करता है। ठीक है बच्चों, संवहन करता है या फिर इसका परिवहन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका रक्त वाला, संवहन करता है या फिर परिवहन करता है। अगर आपने इस ब्लड को समझ लिया तो इसका मतलब आप बहुत कुछ समझ लेंगे। ये आपके हाई स्कूल में भी सेम टू सेम ये टॉपिक पढ़ाया जाता है आपका रक्त वाला। ठीक है, तो देखेंगे प्लाज्मा बच्चों याद रखना है, ये हमारे पूरे रक्त का, अगर रक्त पूरा 100% है, रक्त हमारा पूरा 100% है, इस 100% का लगभग 60 से 65% भाग बनाता है, लगभग 60 से 65% भाग हमारा रक्त बनाता है। ठीक है, किसी बुक में अलग अलग मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 55 से 60 हो जाता है, कहीं कहीं पर 55 से 60 होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 55 से 60 होता है कहीं कहीं पर, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 55 से 60% भी होता है। हमारे पूरे ब्लड का 55 से 60% भाग बनाता है या फिर 60 से 65% भाग बनाता है। 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। हेलो जी, सर जी क्या हाल है? ठीक है जी मनीष जी, मनीष जोशी जी, मैं ठीक ठाक हूँ, चंगा हूँ, एकदम टकला हुआ, फिर भी बाल नहीं है लेकिन कुछ तो बाल निकल है। रिपीट करिए सर। ठीक है जी, सबको हम रिपीट कर दे रहे हैं, सब कुछ। ये जो हमारा ब्लड होता है, आपको पता है कि ब्लड के 2 भाग होते हैं, रुधिर के हमारे 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा वाला भाग, दूसरा होता है कणिका या फिर रुधिर कोशिकाएं वाला भाग। ठीक है, तो जो प्लाज्मा वाला भाग होता है ये पूरे ब्लड का, पूरा ब्लड हमारा 100% है, इसका 60 से 65% भाग बनाएगा, या फिर 55 से 60% भाग ये अकेले बनाता है हमारा प्लाज्मा। बाकी इसमें से बचा हुआ भाग तो 40 से 45%, याद रखना बच्चों, 40 से 45% भाग ये बनाते हैं हमारे रुधिर कणिकाएं। 40 से 45% भाग हमारे बनाते हैं रुधिर कणिकाएं। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इन रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनका कार्य भी देखेंगे और प्लाज्मा के देखेंगे। देखिएगा बच्चों, जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला टाइप में होता है, हल्का सा पीला टाइप में होता है। ठीक है, हल्का पीला टाइप में होता है, और इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। इसमें अन्य खनिज लवण भी पाए जाएंगे, इसमें विटामिन भी पाए जाएंगे, इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, इसमें अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अन्य पदार्थ भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई आपको? यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? ये 10th का भी टॉपिक है। ओ तेरी की बच्चों, लाइट तो प्लाज्मा और अन्य पदार्थ भी पाए जाएंगे। अब रुधिर कणिका की बात करते हैं, तो रुधिर कणिका हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती है बच्चों। कितने? 3 प्रकार की पाई जाती है रुधिर कणिका। इसको हम 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला है RBC, ठीक है, RBC। दूसरा है WBC, WBC। तीसरा है प्लेटलेट्स, तीसरा है बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा है प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में कुछ बहुत ही अजीब चीज बताएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ सर अब हम जान गए हैं कि हमारे शरीर में ऐसा ऐसा ये सब होता क्यों है। ठीक है बच्चों, देखिएगा RBC, इसको कहते हैं हम लाल रुधिर कणिका। ठीक है, RBC को हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रुधिर कणिका। बात एक ही हुई। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, अगर आप कणिका बोल रहे हैं, रुधिर कणिका बोल रहे हैं तो कार्पसेल बोलना, रुधिर कोशिका बोल रहे हैं तो यहाँ पर सेल कर देना। ठीक है, रुधिर कोशिका बोल रहे हैं तो सेल कर देना। जैसे यहाँ पर लिखा है लाल रक्त कोशिका, तो RBC इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है, बात समझ में आई? रेड ब्लड सेल। यहाँ पर WBC है तो व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलेंगे, उसमें कोई चेंज फेरबदलाव नहीं करना है। देखिएगा, हमारे शरीर में जो रुधिर कणिका होती है, इन सब का कोई ना कोई जीवन काल होता है। मतलब कि पीछे ये सब की उत्पत्ति होगी, जन्म लेंगे और साथ ही साथ इनका मृत्यु भी होगी। ठीक है,
तो ये जन्म लेंगे कहाँ से बच्चों? जितने भी हमारे रक्त कणिका होती हैं इन सब का कहीं ना कहीं पर निर्माण होगा। तो हमारे ब्लड, हमारे हड्डी पाई जाती है, हमारे शरीर में अस्थि पाई जाती है जिसको कहते हैं, और अस्थियों के बीच में पाए जाते हैं अस्थि मज्जा। अस्थियों के बीच में पाया जाता है बच्चों अस्थि मज्जा। और वो अस्थि मज्जा करते क्या है? इन सभी रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायता करती है। ठीक है, अस्थि मज्जा में हमारे रुधिर का निर्माण होता है। बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो आरबीसी का मुख्यतः निर्माण कहाँ पे होगा? हमारे अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, सबको पहले हम बच्चों लिख दे रहे हैं जीवन काल। ठीक है, जीवन काल। तो इसका 120 दिन होता है, अर्थात जैसे आज जन्म लिए है तो अगले 120 दिन में ये मर जाएगा, अर्थात 4 महीने में इसकी डेथ हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है बच्चों? तो डब्ल्यूबीसी का याद रखना 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन इसका जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स का लगभग 7 से 10 दिन होता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन तक इसका जीवन काल होता है हमारे प्लेटलेट्स का। फिर से देखिएगा, तीनों का जीवन काल है पहले इसका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब आगे देखिएगा, जो आरबीसी होता है, अगर हमारे शरीर में कभी आप सब जानते हो कि थकान लग जाती है ना, कभी कभी आप काम करते रहे तो लगातार थक जाते हो, तो ये आरबीसी क्या करता है बच्चों? उस समय ये ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम करता है। क्या यहाँ पर कहीं लिखा होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो CO2 तथा O2 का, इन दोनों का परिवहन कौन करता है? हमारा मुख्यतः आरबीसी। ठीक है, CO2 तथा O2 का परिवहन करेगा कौन? आरबीसी। आपके शरीर में लगातार एनर्जी की कमी हो रही है तो लगातार ये आरबीसी क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ले जाएगा तुरंत दौड़कर कहाँ पर? कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिकाओं को जैसे ऑक्सीजन दे देगा और हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलेगी, वो तुरंत एनर्जी का निर्माण कर देता है। तुरंत ऑक्सीजन क्या करता है? और एनर्जी का निर्माण कर देता है, जिससे हमारे शरीर में थकान थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम मिलेंगे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो हमें थकान बहुत ही जल्दी लग जाती है। अब आप सोचो कि आप रनिंग कर रहे होते हो, उस समय आपकी सांसें धीमे चलती हैं फिर तेज, तो बोलोगे सर हमारी सांसें जो है तेज चलती हैं। तेज क्यों चलती है बच्चों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेना पड़ता है और एनर्जी ज्यादा बनानी पड़ती है, इसलिए आप जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हो, है ना। अगर वही आप धीमे धीमे सांसें लोगे तो वो एनर्जी का निर्माण थोड़ा सा कम कर पाएगा, और ये जो आरबीसी है ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा और आप आसानी से थक जाओगे, बहुत जल्दी ही थक जाते हो। तो अगर आप लगातार कार्य कर रहे हो तो उस वक्त ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ती है, तो ये आरबीसी ही ऑक्सीजन को ले जाएगा और हमारी कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है ऑक्सीजन को वहां पर रखेगा और वहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा करके ले आएगा। ठीक है, देखते हैं डब्ल्यूबीसी। कभी अगर आपको मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया सब जानते हो कि मलेरिया रोग हो जाता है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी की मतलब व्हाइट ब्लड रक्त श्वेत रुधिर कणिका की संख्या में लगातार कमी आ जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको कहते हैं, नॉर्मली घर पे कहते हैं कि आप लोग पपीते का जूस, पपीते का जो होता है पपीते की पत्ती का जूस बनाइए और बकरी के दूध में उसको मिला करके पीजिए, तो हमारे आसानी से डब्ल्यूबीसी कवर हो जाते हैं। ठीक है, और ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों के दोनों रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही हमारे शरीर में अहम रोल निभाते हैं। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त डब्ल्यूबीसी है, पर्याप्त प्लेटलेट्स है, तो हमारे शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अगर वायरस भी आ गया, कोरोना वायरस भी आ गया, हमारा प्लेटलेट्स मजबूत है, तब समझ लो कोरोना वायरस को भी मारकर खत्म कर सकता है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स कमजोर हैं तो समझ लो कोरोना वायरस को भी कोई सा भी सिंपल सा भी वायरस आएगा आपके शरीर में तो आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। बात समझ में आई मेरी बात? आगे देखिएगा, ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इनका जीवन काल तो हम बता दिए कि 2 से 3 दिन होता है, लेकिन अभी इसके बाद भी आगे पढ़ेंगे आप लोग कि डब्ल्यूबीसी सर निर्माण कहाँ पे होता है। तो हमारे शरीर में पाई जाती हैं कुछ ग्रंथियां और कुछ पाई जाती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिम्फ या लसिका। ठीक है, लिम्फ या लसिका, लसिका गांठों में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोले? लसिका गांठों में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स अभी किसी को डेंगू बुखार हो जाता है
तो डेंगू बुखार में क्या होता है, इस प्लेटलेट्स की मात्रा में लगातार गिरावट होती रहती है। जो डेंगू का वायरस होता है बहुत ही खतरनाक होता है, डेंगू वाला जो वायरस होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और ये क्या करता है, डायरेक्ट अटैक किस पर करता है, हमारे रुधिर कोशिकाओं पर, न तो आरबीसी पर अटैक करेगा, न तो डब्ल्यूबीसी पर। अटैक किस पर करता है, प्लेटलेट्स पर। ठीक है बच्चों, अटैक किस पर करता है, प्लेटलेट्स पर ये अटैक करता है, जिससे कि आपके प्लेटलेट्स की मात्रा लगातार गिरती जाती है, लगातार कम होती जाती है। ठीक है, सॉरी भी आ गए, लुकिंग नाइस सर। वाह, आज टकला देख गया तो लुकिंग नाइस सर। फिर वापस भी बनता है ना सर, हाँ हमेशा वापस भी बनता है। ओ अभी आए महाराज, ठीक है, थोड़ा सा आपका कमेंट पढ़ लिया जाए। सर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी नया बनता है, हाँ सब लोग नए बनेंगे। देखो ये 120 दिन में, जैसे आज कोई कोशिका का निर्माण, मान लेते हैं यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी का आरबीसी का निर्माण हुआ, ये 120 दिन में, अगले 120 दिन में इसकी मृत्यु निश्चित है, फिक्स है, मर जाएगा। मरने के बाद ये लगातार धड़ल्ले से बनता रहता है हमारे हड्डियों के बोन मैरो में। आप बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में लगातार धड़ल्ले से बनता रहता है, हमेशा बनता रहता है। ठीक है, निर्माण होगा 120 दिन बाद मर जाएगा, फिर निर्माण होगा, बनता रहेगा, निर्माण होता रहेगा और मरता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। डब्ल्यूबीसी का भी वही काम है कि 2 से 3 दिन इसका मरने में समय लगता है और इसका हमेशा ये निर्माण होता रहता है। वैसे प्लेटलेट्स का भी है, 7 से 10 दिन के भीतर ये मर जाएगा, लेकिन 7 से 10 दिन के भीतर पता नहीं कितने प्लेटलेट्स का निर्माण ये कर देता है। बात समझ में आपको। देखिएगा, आपको अभी बताएं कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए कुछ आपके शरीर में कुछ जड़ी बूटी भी होती है जिससे प्लेटलेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए कि कीवी एक फल भी होता है, कीवी, सब लोग देखो कि कीवी होता है, उस कीवी को अगर खाओगे तो प्लेटलेट्स की मात्रा में लगातार कंट्रोल बहुत जल्दी से होता है, बहुत जल्दी से वो रिकवर हो जाता है। आप सब जानते हो कि सहिजन, नाम सब सुने हो, सहिजन, ठीक है, वो एक हरी हरी डंडी जैसे फल होता है, हरी हरी डंडी जैसे होता है, उसको अगर आप उसकी सब्जी बनाकर खाओगे या फिर उसका कुछ भी दाल में भी बनाकर खाओगे, तब भी वो आपका प्लेटलेट्स उसको कंट्रोल कर लेता है। हमारे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर लोग इसका नहीं बताते हैं कि आप प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए सहजन की सब्जी खाओ तो प्लेटलेट्स कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो सहजन यहाँ पर इतने सस्ते बिक रहे हैं, यही सहजन अगर आप शहरों में चले जाओगे बहुत महंगे महंगे हैं, 25-30 रुपए को 2-3 मिलेंगे। 25-30 रुपए अगर खर्च करोगे तो मात्र 2 से 3 मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सहजन वही जो आप जानते हो। ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपको प्लेटलेट्स की मात्रा में थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी है तो आप सहजन की सब्जी खाओ आसानी से, तो कंट्रोल हो जाता है बहुत ही तीव्रता से। या फिर इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो जड़ी बूटी के रूप में, तो वही जो नॉर्मल से बताया अभी आपको कि बकरी का दूध पीजिए और साथ ही साथ उसका केले की पत्ती उसको पीस करके, केले की पत्ती कह रहे हैं, पपीते की पत्ती उसको पीस करके उसमें पीजिए साथ में। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने देखा कि जो रुधिर कणिका होती है इसके बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी देखी। रुधिर कणिका हमारे शरीर में काम क्या करता है, जो इसमें से आरबीसी होता है बच्चों याद रखना, यही आरबीसी इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पकड़ने का और छोड़ने का काम करता है, अर्थात परिवहन का काम यही हमारा आरबीसी करता है। एक प्रश्न और याद रखना, कि आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल, इसका लाल रक्त कणिका नाम है, तो लाल रक्त कणिका इसका नाम क्यों पड़ा, लाल रक्त कणिका इसका नाम क्यों पड़ा, तो याद रखना इस लाल रक्त कणिका में पाया जाता है एक पदार्थ जिसको कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण आपकी लाल कोशिकाओं की संख्या लाल होती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब हमने तो देखा कि अभी तक तो रक्त के बारे में पूरा डिटेल में देखे कि रक्त होता क्या है, पाया कहाँ पर जाता है, बनता कहाँ पर है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट अभी बताते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसका इरेज करके हम दोबारा इसको बता सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो जिस दिन मरता है उसी दिन बनता है सर, नहीं सालनी, जिस दिन बनता है उस दिन नहीं, जिस दिन मरता है उस दिन नहीं बनता। पानी पी लीजिए सर। अरे ठीक है, पी ले रहे हैं, पानी तो पीते रहते हैं, पानी पी लेंगे। पहले बात ये बता दो आप लोग, आप सभी बच्चे बता दो कि समझ में आ गई कि बात नहीं, बात समझ में आई कि या नहीं।
क्या ये टॉपिक समझ में आया जो आप अभी मैंने आपको बताया? अगर समझ में आया हो तो एक बार डन कर दो। टॉपिक समझ में आया हो तो एक बार डन कर दो। ठीक है बच्चों, ठीक है। शालिनी को समझ में आ गया। बच्चों एक बार लाइक भी कर दिया करो, आप लोग लाइक करते नहीं हो, लाइक कर दो। अभी मात्र 6 ही लाइक हुए हैं और जुड़ते कई लोग हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं। हाँ लेकिन इस एक बार हीमोग्लोबिन बता दीजिए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। हीमोग्लोबिन सूर्यांश बता दे रहे हैं। ठीक है भैया, और कोई दिक्कत है? हीमोग्लोबिन को बता दे रहे हैं। जो लोग लाइक ना किए हों लाइक भी कर दो, लाइक ना किए हों तो लाइक कर दो। ठीक है, शालिनी जी ने लाइक किया है, इसको इरेज करते हैं बच्चों। अभी हम आप पढ़े कि रक्त के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लेट, दूसरा होता है बच्चों। चलिए बाकी और लोग भी लाइक कर दो भैया। पहल ये चरौरी करवाते हो आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, सच बताएं तो मन यही करता है कि हमेशा आपको पढ़ाते रहें और आपको पूरी तरह से टॉपिक क्लियर करते रहें। मेरा मन पढ़ाने का बहुत करता है, इसीलिए हमेशा आपको अच्छी नॉलेज देते हैं, देने का प्रयास करते हैं जो आप लोग नहीं जानते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो चलिए 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 हम इसको इरेज कर देते हैं फटाक से। रुधिर का कार्य क्या है, एक बार रुधिर का कार्य को रिपीट कर देते हैं, फिर हम सूर्यांश को हीमोग्लोबिन बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन करता है क्या, ये कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, और ये लसिका वाला पार्ट भी बता है, लसिका को भी हम बता लेते हैं। ठीक है, पहला रक्त जो होता है, रक्त रुधिर, ये हमारे शरीर में ताप नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रित करता है। रक्त हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त ही हमारे शरीर में हार्मोन्स को एक कोशिका से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाने का कार्य करता है। हाँ हाँ, तभी छोड़ के जा रहे हैं उसे। अरे हम स्कूल से जा रहे हैं, ना कि आप लोगों के मन से दिल से। हम वहाँ से नहीं जाएंगे, चिंता ना करियो, हम नहीं जाएंगे, सिर्फ स्कूल से जा रहे हैं बच्चों। बाकी हम तो आपके पास ही हैं, हमेशा हमेशा आपके पास ही हैं। ठीक है, देखिएगा सूर्यांश को हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम समझ में आया था। देखो यहाँ पर RBC लिख रहे हैं, इसका रेड ब्लड कार्पसेल, सी ठीक है, CARPS कार्प PUSCLES कार्पोसेल्स। ठीक है, SCLES कार्पोसेल्स। रुधिर कणिका इसको कहते हैं। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा सूर्यांश को एक बात समझ में नहीं आती कि सर ये लाल रक्त जो कणिका होती है, जो ये लाल रक्त कणिका है, यू विल बी माई फेवरेट सर ऑलवेज। थैंक यू दुर्गेश जी। बस अगर आप लोगों का साथ अगर बना रहा तो विश्वास करिए हम लाइफ में आप लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, हमेशा लाइफ में हमेशा साथ में लेकर चलेंगे। एक टीचर का ये वादा है, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, ये कभी भी मत सोचना कि हम आपसे दूर हैं, कभी भी मत सोचना कि हम आपसे दूर हैं। बस दिल और दिमाग में हमेशा पास में ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। देखिए लाल सूर्यांश को एक बात समझ में नहीं आती कि सर जी इस RBC का रंग लाल क्यों होता है।
तो इनका लाल होने के कारण है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक पदार्थ है, हीमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन से बना होता है। इस हीमोग्लोबिन में एक और चीज पाया जाता है जिसको कहते हैं हीम नामक वर्णक। हीम, देखो हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना है, देखिएगा हीम दो वर्डों से मिलकर बना है, एक को कहते हैं हम हीम, दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन। ठीक है, जो हीम है इसको कहते हैं हम वर्णक, हीम नामक वर्णक होता है, हीम नामक वर्णक होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो ग्लोबिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लोबिन ये प्रोटीन होता है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर ये हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर कणिका में पाया जाता है तो उसमें मुख्य जो अहम रोल निभाता है वो हीम रोल निभाता है। ठीक है, हीम ही रोल निभाता है, और इसी हीम का रंग जो होता है लाल होता है, इसी हीम का रंग लाल होता है, याद रखना बच्चों, इसी हीम का रंग लाल होता है। हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, पॉइंट करके चाहे नोट करके लिख लेना, हमारे हीमोग्लोबिन में या फिर आरबीसी में क्या पाया जाता है, आयरन या फिर लौह। ठीक है, आयरन बोलेंगे, आयरन, या फिर इसको लौह भी बोलते हैं, आयरन बोलेंगे या फिर लौह भी इसको बोलते हैं। अब यही लौह हमारे शरीर में जब पाया जाता है तो बच्चों ये ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य करता है, एक स्थान से ऑक्सीजन को पकड़ेगा। मेरी बात ध्यान सुनो थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा डीप में बताने चल रहे हैं। जैसे आपने सांस ले लिया तो आपका ऑक्सीजन फेफड़े तक गया, ठीक है, बस उसके बाद फिर सांस आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हो, लेकिन जैसे ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हो, फेफड़े तक ऑक्सीजन जाता है, तो उसी ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए रुधिर आता है। ठीक है, फेफड़े में ही छोटे छोटे वायु कोष्ठक होते हैं जिसको हम वायु कूपिका के नाम से जानते हैं, वो आपके ऑक्सीजन को पकड़ेगा। मुख्यतः ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ ले गया आपकी कोशिकाओं तक, कोशिकाओं के समस्त कोशिकाओं की, आपकी पूरे बॉडी में जितनी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन को ले गया। अब हीमोग्लोबिन जब वहां पर ले गया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को वहां पर कोशिकाओं में दे देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को कोशिकाओं में दे देगा। अब उस कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ रहता है, वहां से लेकर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन लाएगा? तो यही आपका हीमोग्लोबिन। तो बात याद रखने यहाँ पर, ये आपका फेफड़ा है। फेफड़ा कहाँ पर बना है? फेफड़ा थोड़ा साइड में बना दे रहे हैं, रुकिए जरा, जगह देख ले तो कोई। फेफड़े के लिए जगह जगह जगह, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जगह ज़्यादा तक है। जैसे आपने सांस लिया तो गया हमारा ब्लड, तो हमारा ऑक्सीजन गया फेफड़े में। ठीक है बच्चों, हमारा ऑक्सीजन गया फेफड़े में, और आप सब जानते हो कि फेफड़े में भी रक्त वाहिनी जाती है। फेफड़े में ऑक्सीजन O2 चला गया, O2 यहाँ पर चला गया दोनों फेफड़े में। अब इस O2 को पकड़ेगा कौन? हीमोग्लोबिन। कौन पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, शॉर्टकट में यहाँ पर H लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना, H लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या पकड़ेगा? H ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लेकर जाएगा कहाँ पर? कोशिका तक। लेकर जाएगा कहाँ पर? कोशिका तक। और हमारा शरीर जो है अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर गया। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा तब इसको कहेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात ध्यान से सुनना, कुछ डीप वाला बता दे रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आए तभी बताना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा तब हम इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि अभी इस ऑक्सीजन को कहाँ पर ले जा रहा है? कोशिका में। अब कोशिका हमारी बहुत सारे कार्य करती रहती है, शोषण करती रहती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ठीक है, अब उस माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ रहता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को फिर से पकड़ेगा कौन? यही हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, लेकर जाएगा, छोड़ देगा कहाँ पर? हमारी फेफड़े में। बात समझ में आई? जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा तो उस समय इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, बात समझ में है कि नहीं? एक बार डन कर दो, जरा सा एक बार डन कर दो, जिससे हमें पता चल सके कि आपको समझ में आ रही बात। एक बार डन कर दो, जिससे मुझे लग जाए कि आपको समझ में आ रही है बात। डन कर दो बच्चों जल्दी से। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई या फिर नहीं? हम आपको एक बार रिपीट करते रहे, फिर से एक बार फिर से इसको रिपीट करते रहे हैं। हम सांस लिए, सांस हमारे सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में चला गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया। अब इस ऑक्सीजन को हमारे रुधिर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, लेकर दौड़ता हुआ जाएगा कोशिका के पास। कोशिका के पास ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ठीक है, बहुत सुंदर, समझ में आ गया। कोशिका के पास ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब इस कोशिका में निर्माण हो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ये पकड़ेगा। ठीक है, पकड़ कर लेकर आएगा, फिर से हमारे फेफड़े में छोड़ देगा। अब हम सांस को बाहर कर देंगे तो उस सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ये थोड़ा सा आपको समझने लायक बताए हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेस अभी इतना आसान सा नहीं होती है, बस आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं। जब भी कभी डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका पूरा निचोड़ बता देंगे कि वास्तव में ऐसा होता कैसे है। ठीक है बच्चों, वास्तव में ये इंटर के लेवल का ये आपका था, 12th लेवल का था, ये इंटर के लेवल का था अभी जो आपको बताएं। तो याद रखना, हमारा हीमोग्लोबिन जो रुधिर में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो उस समय इसको कहेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा तब वो कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। या आई अंडरस्टैंड सर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, समझ में आ गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बच्चों चलते हैं थोड़ा सा लसिका के बारे में, थोड़ी लसिका के बारे में इसको बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे चलते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम करते हैं इरेज और चलते हैं हम अपने लसिका पर। थोड़ा सा लसिका के बारे में बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सर ये जो तरल संयोजी ऊतक रक्त है, इस रक्त में आपके लसिका भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ गया? ये देखो लसिका। लसिका को हम जैसा कि आपको बताएं इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ, LYMPH, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। और हमारे लिम्फ जो होता है ये कुछ अंग कहलाते हैं। यस सर, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा दुर्गेश। जो लिम्फ होता है भैया, यहाँ पर ध्यान देना, लिम्फ के कुछ अंग होते हैं जहाँ पर विशेष प्रकार के वो लिम्फ पाए ही जाएंगे। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं। पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, लसिका तंत्र पाया जाता है, उसको हम लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिएगा, कुछ अंग होते हैं जैसे आपका आरबीसी की कब्र, रुधिर की कब्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्लीहा। पहला अंग इसका है प्लीहा। ठीक है बच्चों, पहला अंग है इसका प्लीहा। दूसरा है लिम्फ नोड, दूसरा है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा अंग आ जाता है जिसको हम थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये तीन प्रकार के स्थान, तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर विशेष तौर पर आपका लसिका पाया जाएगा। तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर विशेष तौर पर आपका लसिका पाया जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, आप सब जानते हो, सभी लोग जानते हो कि हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। एक रक्त वाहिनी को कहते हैं हम सिरा, दूसरे रक्त वाहिनी को कहते हैं हम धमनी। ठीक है, सिरा और धमनी दो रक्त वाहिनी पाई जाती है ना, दो रक्त वाहिनी पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, लाइन पर रहिएगा। इन लोगों को थोड़ा सा गधा करें बच्चों, थोड़ा सा ऐसे रहिएगा।
अरे शॉप पे गए हो अभी, रात में शॉप पे गए? सूर्यांश अभी नाइट में शॉप पे गए हो भैया? चलिए देखिए, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, नाइट में शॉप पे घूमते हो। चलिए अब आप खा लो, समझ लो हमारा पेट भी हमारे पेट में चला गया। अगर आप खा लिए तो समझ लो हमारे पेट में भी चला गया। देखो प्यार से पूछ लेते हैं, पूछ लेते हो, यही बहुत बड़ी बात होती है। प्यार से पूछ लेते हो आप, बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो ये लिम्फ होता है विशेष तौर पर प्लीहा में, लिम्फ नोड में और थाइमस ग्रंथि में विशेष प्रकार से ये पाया जाएगा। ठीक है, आप सब जानते हो कि हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनी होती है, एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। ठीक है, धमनी में शुद्ध रुधिर होता है और सिरा में अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रुधिर होता है और सिरा में अशुद्ध रुधिर होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, इसमें से हम एक को धमनी बना दे रहे हैं, एक को सिरा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा, एक मिनट, ठीक है, ये वाला इसको हम धमनी मान लेते हैं, ये हमारी है धमनी। ठीक है, ये हमारी है सिरा। थोड़ा सा हम आपको ये लिम्फ वाला समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। धमनी और सिरा ये दोनों क्या बोलते हैं, रुधिर का परिवहन करते हैं, रुधिर को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। आप जानते हो कि धमनी में हमारा शुद्ध रुधिर होता है, यहाँ से रुधिर जाता है। ठीक है, यहाँ से रुधिर जाता है और यहाँ से रुधिर वापस आता है हमारे हृदय में। तो जरा सा दिमाग लगाओ, क्या ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे कि नहीं? ये दोनों रुधिर, धमनी और सिरा कहीं ना कहीं मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे तभी रक्त का आदान प्रदान होगा। प्लीहा है क्या सर? हाँ वही प्लीहा, ये जो लिम्फ, सॉरी ये जो प्लीहा लिखे है ना, लिम्फ वाला जो है, लिम्फ पाया कहाँ पर जाएगा? प्लीहा में भी पाया जाएगा, लिम्फ नोड में भी पाया जाएगा, थाइमस ग्रंथि में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, ये जो धमनी है और सिरा है, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेंगे कि नहीं? बोलोगे हाँ सर ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, तभी यहाँ से रक्त जाएगा, फिर वापस जा करके हमारे हृदय में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक स्थान पर मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक स्थान पर मिला देते हैं। ये देखो हम मिला दिए। बोलोगे सर ये आप क्या बना रहे हैं, जाल जैसे संरचना? तो जाल जैसे जो संरचना बन रही है बच्चों, इसको कहते हैं हम, इस इतने भागों को कहते हैं केशिका जाल। क्या कहते हैं? केशिका जाल। इतनी संरचना को जहां पर धमनी और सिरा ये दोनों मिलते हैं, तो इस स्थान को कहते हैं केशिका जाल। ठीक है बच्चों, अब केशिका जाल अगर समझ में आ जाएगा, तब आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि हमारा जो रक्त, हमारा जो प्लीहा होता है, बनता कैसे है। यहाँ पर जैसे धमनी से आता है ब्लड, तो इस ब्लड की जो धमनी की केशिकाएं होती हैं, ये जो दीवार होती है, यहाँ से कुछ रुधिर छन जाता है, यहाँ से कुछ रुधिर छन जाता है। ठीक है बच्चों, हम क्या बोले, रुधिर का आदान प्रदान करते वक्त यहाँ से कुछ रुधिर छन जाता है, और छनने के बाद क्या होता है, एक अलग नली बनाता है, यहाँ से एक अलग नली बनाता है। इस अलग नली को जो कहते हैं हम, इस अलग नली को कहते हैं हम लसिका। इस अलग नली को क्या कहते हैं बच्चों? लसिका वो कहते हैं। ठीक है, इस अलग नली को क्या कहेंगे हम? लसिका कहेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या फिर नहीं? यहाँ तक आपको बात समझ में आई या फिर नहीं बच्चों? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई अपने? एक बार डन कर दो, जरा सा एक बार डन कर दो प्यारा सा, फिर उसके बाद हम बताते हैं लसिका क्या है। आगे फिर लसिका के बारे में फिर डिटेल में चर्चा करते हैं। एक बार डन कर दो जरा सा, जिन बच्चों को समझ में आ गई है बात, एक बार डन कर दो भैया। चलिएगा आगे देखते हैं। बहुत सुंदर, शालिनी को समझ में आ गई। यहाँ से जो छन रहा है, रक्त का छना हुआ भाग, रक्त का ही छना हुआ भाग निर्माण करता है आपके लसिका का। लेकिन एक बात दिमाग में ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है, दिमाग में ध्यान क्या रखना है आपको, जो लसिका होता है ये रंगहीन होता है। क्या होता है बच्चों? लसिका हमेशा रंगहीन होता है बच्चों, रंगहीन होता है। बोलोगे सर हाँ रंगहीन कैसे होगा? इस रंगहीन होने का मेन रीजन है कि लसिका जब भी बनेगा तो वो WBC से बनेगा। किससे? WBC से बनेगा और प्लेटलेट्स से बनेगा, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स से बनेगा। और किससे बनेगा?
तो याद रखना बच्चों, प्लाज्मा से बनेगा, प्लाज्मा से बनेगा। ठीक है, किससे किससे बन रहा है लसिका? प्लाज्मा से बन रहा है, WB से बन रहा है और प्लेटलेट्स से। 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर ये बन रहा है आपका लसिका तंत्र। ठीक है, लेकिन इस लसिका वाले में RBC मिलती ही नहीं है। क्या बोले हम? इस लसिका में RBC नहीं पाया जाएगा, अर्थात लाल रक्त कणिका इसमें नहीं पाई जाएगी। इसी कारण इसका रंग कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। इसका रंग सफेद रंग का होता है, रंगहीन होता है। बात समझ में बच्चों? इसका कोई भी रंग नहीं होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्लाज्मा पाया जाएगा, भरपूर मात्रा में WBC पाया जाएगा और भरपूर मात्रा में प्लेटलेट से पाया जाता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई? अब आपको जो बता रहे हैं बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है, बहुत फैक्ट वाला पॉइंट है। आप जरा सा सोचो, ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा था? अभी तक ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा था? आप कहोगे सर जी RBC, लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था, लाल रक्त कणिका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा था, है ना? क्या लसिका में ऑक्सीजन पाया जाएगा? मेरा प्रश्न क्या है, क्या लसिका में ऑक्सीजन पाया जाएगा? बोलोगे सर जब RBC नहीं पाई जा रही है, लसिका में RBC नहीं पाई जा रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पाए जाने का चांसेस ही बिल्कुल भी नहीं है। RBC नहीं तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों पाया जाएगा। इस लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसी लसिका में मिली हुई घुलित अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आई? ऑक्सीजन इस लसिका में नहीं पाया जाएगा। और अगला देखो, आगे देखो, आपको बताया कि जो धमनी होती है हृदय से रक्त को लेकर आएगी, यहाँ पर कुछ पदार्थ छन जाएगा, वही पदार्थ आपके निर्माण करता है लसिका का। लसिका यहाँ से एक नली के निर्माण करती है, इस नली को कहते हैं लसिका। इस नली को कहते हैं हम क्या? लसिका वाहिनी। इस नली को क्या कहेंगे बच्चों? लसिका वाहिनी। इस नली को कहते हैं लसिका वाहिनी। बात समझ में आई? बात यहाँ तक क्लियर हुई आपको? लसिका वाहिनी। अब देखिएगा आगे, ये जो लसिका वाहिनी है कहीं ना कहीं इसमें लसिका तो लगातार भर रहा है। क्या ये लसिका भरता जाएगा तो हमेशा फूल जाएगा, है ना? तो इसको कहीं ना कहीं ये छोड़ना अनिवार्य है। हम यहाँ पर बना देते हैं क्या? आपका हृदय। मान लेते हैं हमारा हृदय है, ठीक है? मान लेते हैं क्या है? आपका हृदय है, ठीक है बच्चों? देखिए, इस हृदय से यहाँ पर रक्त इधर आ रहा है धमनी में, यहाँ पर आ रहा है धमनी में, फिर यहाँ से सिरा से छनता हुआ आगे गया, यहाँ से आगे गया, फिर से हमारे हृदय में चला गया। ये जो लसिका का निर्माण हो रहा है, लसिका वाहिनी का निर्माण हो रहा है, ये लसिका वाहिनी करेगी क्या? ये लसिका वाहिनी जो भी लसिका का निर्माण कर रहा है, जो भी लसिका के यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये यहाँ से लसिका आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा और अंत में आपके हृदय में लसिका को छोड़ देगा पुनः। वो लसिका जिसमें RBC नहीं है और ये जिसमें प्लाज्मा है, WBC है, प्लेटलेट्स है, 3 पदार्थ हैं और अन्य पदार्थ प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। इन सब को बटोरेगी, समेट कर इसी नली द्वारा, इस लसिका वाहिनी द्वारा फिर से ले जाके हृदय में फिर से इसको छोड़ देगी। अब हृदय में छोड़ देगी तो फिर से ये रुधिर में मिल जाएगा, पुनः रुधिर में ये मिल जाता है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई या फिर नहीं? कि हमारा लसिका का जो निर्माण हो रहा है फिर से हमारे हृदय में कैसे डाल दे रहा है, फिर से वो रक्त में मिल जा रहा है और यहाँ से होता हुआ फिर से हमारे ये जाल का निर्माण करेगा और इस जाल से फिर से छन जाएगा और छनने के बाद फिर से बनता हुआ चला जाएगा, हमारे हृदय में फिर से छोड़ देगा। कितने बच्चों की बात ये समझ में आ गई? सर केशिका फिर से बता दीजिए। ठीक है, बता दे रहे हैं। सूर्यांश केशिका को फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, सूर्यांश को बात ये समझ में आ गई? सूर्यांश को ये बात समझ में आ गई? और कोई है जिसको बात समझ में आ गई? दुर्गेश, शालिनी, आप सबको बात समझ में आ गई भैया? आप सबको बात समझ में आ गई कि नहीं, या फिर इसको रिपीट कर दें? आप सबको बात समझ में आ गई या फिर इसको रिपीट कर दें हम? एक बार जरा से बता दो,
आप सबको बात समझ में आ गई या फिर इसको हम रिपीट कर दें? कर दीजिए सर। ठीक है, लसिका नहीं आया, लसिका नहीं आया। ठीक है, एक ही गेमिंग को लसिका नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। आप सब जानते हो कि हमारे हृदय में, हमारे पूरे शरीर में दो प्रकार की धमनी और सिरा, दो प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती है। ठीक है, रक्त वाहिनी इसलिए बोले क्योंकि इन दोनों वाहिनी में रक्त बहता है, इन दोनों वाहिनी में रक्त बहता है। ठीक है, रक्त वाहिनी इसलिए बोले कि इन दोनों वाहिनी में रक्त बहता है। अब शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मेरी बात ध्यान सुनना, शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना से कह रहे हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती है और दोनों में रक्त बहता है। तो जो धमनी है, ये धमनी पूरे शरीर में रक्त को ले जाने का काम करती है, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करती है। सिरा पूरे शरीर से रक्त को बटोरे की हृदय में लाने का काम करती है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पर देखिएगा, जब धमनी ले जाती है और सिरा ले आता है तो कहीं ना कहीं धमनी सिरा को देगा, तभी तो सिरा ले आएगा। ये जो धमनी है, धमनी कहीं ना कहीं रक्त को सिरा को देगी, तभी तो जाके ये वापस हृदय में आएगा। बोलोगे हाँ सर, तभी तो ये रक्त हृदय में आ रहा है। और जहां पर ये देती है, क्या बोलते हैं, जो धमनी और सिरा जहां पर ये दोनों मिलते हैं, लास्ट पॉइंट पर जो मिलते हैं, तो इस वाले भाग में छोटी छोटी पतली पतली रक्त वाहिनी बनाते हैं, बहुत ही पतली पतली रक्त वाहिनी बनाते हैं। इस पतली रक्त वाहिनी को हम कहते हैं केशिका जाल। इस पतली रक्त वाहिनी को कहते हैं केशिका जाल। बच्चों एक बार लाइक कर देना, जो भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर पतली पतली रक्त वाहिनी बनाती है, इस रक्त वाहिनी को कहते हैं केशिका। अगर वो रक्त वाहिनी आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, बहुत जाल जैसी संरचना बना रहे हैं, तो उस रक्त वाहिनी को कहेंगे केशिका जाल। क्या केशिका जाल समझ में आई? अब आगे देखिएगा, जहां पर केशिका जाल का निर्माण होता है, यहीं पर रक्त कुछ छन जाता है। ये धमनी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को देते वक्त कुछ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में छन जाता है। जो छन जाता है, जो भाग छन जाता है रक्त, उस रक्त में आरबीसी नहीं होता है। क्या बोले? उस रक्त में आरबीसी नहीं होता है। मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, उस रक्त में आरबीसी नहीं होता है। अब ये क्या करें, जब इसमें आरबीसी नहीं है तो बचेगा क्या क्या? प्लाज्मा बचेगा, डब्ल्यूबीसी बचेगा, प्लेटलेट से बचेगा, और अन्य कुछ प्रोटीन इसमें बच जाते हैं। और इसमें क्या बच सकता है? CO2 भी बच जाएगा बच्चों। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें बच जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से CO2, प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों अगर आपस में मिलेंगे तो एक अन्य रक्त का निर्माण करते हैं, वो होता है लसिका। इस लसिका का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, अर्थात सफेद होता है। ये लसिका जो होती है रंगहीन होती है बच्चों। ठीक है, इसका कोई विशेष रंग नहीं होता है। अब आप सोचो, यहाँ पर लगातार रक्त आ रहा है, लगातार रक्त आ रहा है, यहाँ पर छनते 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 इस लसिका के निर्माण हो रहा है। अगर ये लसिका यहीं पर पड़ी रही तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस लसिका को आगे भेजने के लिए एक नली का निर्माण होता है। इस नली को कहते हैं लसिका रक्त वाहिनी। ठीक है, इस नली को कहते हैं लसिका रक्त वाहिनी। ठीक है बच्चों, अब ये लसिका रक्त वाहिनी क्या कर देगी? इस लसिका को पकड़ेगी, यहाँ से लेते हुए जाएगी कहाँ पर? हृदय में छोड़ देगी। पुनः हृदय में इसको रक्त वाहिनी लसिका को छोड़ देती है। अब जैसे यहाँ पर लसिका को ये छोड़ देगी, लसिका को जैसे छोड़ देती है, तो आप सोचो, जैसे लसिका को छोड़ देगी, क्या हमारे हृदय में रक्त पाया जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, हृदय में हमेशा रक्त रहता है। तो ये लसिका उसी रक्त में वापस फिर से मिल जाता है। बात समझ में आई? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई या फिर नहीं? एक बार डन कर दो, पूरा सा हम इसको रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, ये 12th का है, 10th का भी है। 10th में भी इसको रक्त को पढ़ाया जाता है, परिसंचरण तंत्र को रक्त में 10th में पढ़ाया जाता है। 12th में भी परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम 12th में भी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई तो बहुत सुंदर। दो लोगों को बात समझ में आ गई, सूर्यांश को समझ में आ गई, शालिनी को समझ में आ गई। एक बार दुर्गेश भैया आप बता दीजिए, दुर्गेश समझ में आ गई बात? आ गई कि नहीं? समझ में आ गई बात? इसको इरेज किया जाए, स्क्रीनशॉट इसको ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
ताकि इसका हम स्क्रीन एक ही गेमिंग को भी बात समझ में आ गई, आयुष को भी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ले लिए? ठीक है, इरेज कर दिया जाए। इसको हम लिंफ को भी इरेज करते हैं, ठीक है, लिंफ को भी इरेज कर दिया जाता है। अब आप सोचो, एक छोटा सा टॉपिक हम उठाए थे, छोटा सा टॉपिक मात्र, वो कौन सा? लसिका या फिर लसिका या रक्त वाहिनी, ठीक है, लसिका या रक्त, ये दो, इस टॉपिक को हम उठाए थे। इस टॉपिक में पूरा 1 घंटा का टाइम बीत गया, एक ही टॉपिक में 1 घंटा का टाइम बीत गया। आप सोचो, अगर आने वाला जो टॉपिक होगा इन सब के बारे में अगर निचोड़ देंगे हम, यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हैं कुछ रक्त जो प्लेटलेट्स हैं, कुछ रक्त कणिका है, ब्लड सेल्स, यहाँ पे लिखा है ना ब्लड सेल्स है, कुछ रक्त कणिका है जिसको आप देख पा रहे हो आसानी से। थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर देते हैं ताकि आपको वीडियो और दिखाई दे सुंदर सा। अब लाइट को कर दिए ऑफ, अब आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा अच्छा, एकदम साफ से दिख रहा है ना? अब आपको साफ दिख रहा है ना बच्चों? अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे सिंपल सी है RBC। ये सिंपल सा क्या है? हमारा RBC, इसको कहते हैं हम RBC। RBC का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। RBC का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। वैसे नॉर्मली जो नेचुरली कहते हैं इसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसका रंग कैसा है? लाल रंग का है। यस सर, सॉरी शुक्ला, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात सर, बहुत सुंदर। ये है आपका प्लेटलेट्स, ये देख पा रहे हैं आप प्लेटलेट्स की संरचना। प्लेटलेट्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता बच्चों। अमित सेल्फ स्टडी, संजय भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वाह। अमित भैया भी आ गए, हमारे पुराने बहुत खास मित्र, हमारे मित्र भी आ गए आज हमारे लाइव क्लास में। आपका स्वागत है अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत खास मित्र हैं बच्चों, इनका स्वागत कर दीजिए एक बार, आप सभी लोग इनका स्वागत कर दीजिए। हमारे खास मित्र आए हैं, इन्हीं के साथ हम 10th तक पढ़े थे, BSc भी किए थे इन्हीं के साथ। देखिएगा बच्चों, प्लेटलेट्स ये आपके कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए इस शेप को कहते हैं हम अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप, बहुत अच्छा, थैंक यू सूर्यांश। हाँ सर, अब क्लियर है, बहुत अच्छा, ठीक है, सबको बात समझ में आ रही। देखो, प्लेटलेट्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता बच्चों, इसलिए इसको अमीबॉइड शेप के नाम से भी जानते हैं, अर्थात अमीबा के जैसे आकार फिक्स नहीं होता है, वैसे हमारे प्लेटलेट्स का भी आकार कोई फिक्स नहीं होता है। बहुत सुंदर, सभी बच्चे हमारे आपका वेलकम कर रहे हैं अमित जी। आगे देखो, ल्यूकोसाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मोनोसाइट आपको दिखाई दे रहा है, आगे आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिम्फोसाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इओसिनोफिल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बेसोफिल्स दिखाई दे रहा है, न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रहा है। बोलोगे सर बहुत जगह फिल्स साइड साइड है, बहुत जगह फिल्स साइड साइड है, ये बात आपको पच नहीं रही होगी। तो देखिएगा, जो आपके हमारे जो रक्त कणिका है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको 3 बताए हैं मात्र। कौन कौन सा? RBC बताए हैं, WBC बताए हैं, ठीक है, WBC बताए हैं, और आपको बताए हैं प्लेटलेट्स। यही 3 प्रकार के मुख्यतः आपको बताएं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब आप 10th में जाओगे, 10th में कह रहे हैं 11th या 12th में जाओगे, तब उसमें आपको इन सारे ब्लड के जितने भी आपको ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सारे ब्लड के बारे में आपको बताया जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको मुख्यतः क्या क्या देखना है, ये जो RBC है इसको RBC कहते हैं, WBC यहाँ पर आपको प्लेटलेट्स कहाँ गया, ये आपका प्लेटलेट्स है, ये पहला है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। अब आप सोचो, हम RBC को देखें, प्लेटलेट्स को देखें, बच क्या रहा है बच्चों? WBC। बाकी जितना बचा हुआ भाग आपको दिख रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 5 जो 6 प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 प्रकार कौन से हैं आपके? WBC। WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं,
इसके 6 टाइप्स होते हैं। WBC के आपके 6 टाइप्स होते हैं। बस इसलिए इन 6 टाइप्स को आपको हम नहीं बता रहे थे ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। आप ही करिएगा भी तब भी, हाँ भूलिएगा नहीं। बहुत सुंदर। चलिए बच्चों तो हमारे आरबीसी के संरचना आपने देख लिया कि कुछ चपटे चपटे हैं। प्लेटलेट्स की संरचना देख लिए, ये अमीबा के शेप में कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। आरबीसी की संख्या में आरबीसी का भी देख लिए, सॉरी डब्ल्यूबीसी के देख लिए, ये बहुत ही बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। डब्ल्यूबीसी आपके बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे अब बनता है कि निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका, कौन सी रक्त कणिका सबसे बड़ी होती है? निम्न में से कौन सी रक्त कणिका सबसे बड़ी होती है? तो ऑप्शन में दिया जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन में दिया जाएगा आरबीसी, ऑप्शन में दिया जाएगा डब्ल्यूबीसी। तो आप मारिएगा कौन? हाँ सर अभी पढ़े नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पढ़े नहीं, उसको पढ़ाया जाएगा दुर्गेश जी, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसकी फिक्र ना करिए। परिसंचरण, जब रक्त परिसंचरण आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या पूछा जाता है अक्सर, एग्जाम में भी आता है। आपको हम क्या बताएं, प्रश्न पूछें कि निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन में रहेगा आरबीसी, ऑप्शन में रहेगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन में रहेगा डब्ल्यूबीसी। बहुत सुंदर, शालिनी ने बताया कि डब्ल्यूबीसी के रक्त कोशिका की सबसे बड़ी होती है, डब्ल्यूबीसी जो रक्त कणिका होती है सबसे बड़ी होती है। बहुत सुंदर। तो ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बच्चों करते रहे इरेज। ये आपके डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब खत्म हो गए। अब इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा टॉपिक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला वाला टॉपिक कौन सा है। हम उसको अभी पोस्टमार्टम करते हैं। हमने तो आज ब्लड का पोस्टमार्टम कर दिया, थोड़ा लाइट को ऑन कर दिया जाए। अब आगे देखते हैं इसके अन्य टाइप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए अस्थि, अस्थि बोले तो हमारे बोन, बोन बोले तो हड्डी, अस्थि बोन हड्डी, जो आप बोलना चाहो सब के सब वही है। अस्थि बोलो, बोन बोलो, हड्डी बोलो। गुड जी, देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी। सूर्यांश शौर्य, आरबीसी की कोशिका बहुत छोटी होती है भैया, आरबीसी की कोशिका बहुत छोटी होती है। ये देख लो, ये आरबीसी की कोशिका आपको बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? आरबीसी बड़ा दिख रहा है कि डब्ल्यूबीसी बड़ा दिख रहा है? अब बित्ता से नापेंगे तो एक बित्ता ये है, ये देखो एक बित्ते में तीनों आ जा रहे हैं, एक बित्ते में तीनों आ जा रहे हैं। ऐसे समझ में आ जा रहा है, ऐसे समझ में आ जा रहा है। इसकी देखो सारी कोशिकाएं बड़ी बड़ी दिख रही है, हट्टी कट्टी मुस्टंडी टाइप में। इसकी कोशिका छोटी दिख रही है, पिद्दी जैसी। इसकी कोशिका और छोटी दिखाई दे रही है, पिद्दी जैसी। तो कैसे क्या आप देख कर बता रहे हो? देखिएगा आज अब शुरू करते हैं हमारा अस्थि, या फिर इसको हम हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अस्थि बोलो, हड्डी बोलो, या फिर इसको बोन बोलो, बोन, ठीक है। अस्थि बोलो, हड्डी बोलो, या फिर बोन बोल दो। तीनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं, तीनों के तीनों आपके सही होंगे। हड्डी, अस्थि, बोन। देखिएगा बच्चों, थैंक्स सर, ये सब एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो रिपीट तो कर देंगे, कर दीजिए। कौन सा रिपीट कर दें? सूर्यांश एक बार फिर से बोलो, कौन सा रिपीट कर दें? ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए। हमारा पूरा फोकस पूरा ध्यान स्टडी पर होना चाहिए, ताकि आपका एक एक पॉइंट बढ़िया से वीडियो से क्लियर होता रहे। देखो हमारे शरीर में, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या होती है बच्चों 206। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में टोटल हड्डी की संख्या होती है 206। शिशु की बात करेंगे तो शिशु में पाई जाती है 300 हड्डी, शिशु में पाई जाती है 300 अस्थि। बोलोगे सर इतना बड़ा घाला मेला कहाँ पर हो रहा है? बताओ, 300 का यहाँ पर है और यहाँ पर 206 है। 94 अस्थि का घाला मेला कहाँ पर हो रहा है? आरबीसी के भाग वाला और डब्ल्यूबीसी।
ये देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भाग। ये आरबीसी सिर्फ एक ही होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिका रहेंगी, इनकी कोशिका चपटी रहती हैं, उभयावतल इसका नाम देते हैं। जो आरबीसी की कोशिका होती है उभयावतल बनाना चाहेंगे तो ये है आपका आरबीसी। ये इसको हम ऐसे बनाए, ठीक है, जैसे आप पत्ती देख रहे हैं, ये मान लेते हैं आरबीसी आपको देख पा रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे, इस तरह देखेंगे, ठीक है, इस तरह देखेंगे, तब आपको कुछ इस तरह संरचना दिखाई देगा। अगर इसको सामने से देखेंगे तब ये आपकी गोल दिखाई देगी, ठीक है। जैसे तावा होता है ना बच्चों, तावा को अगर हम इस तरह देखेंगे तो वही वाला भाग दिखाई देगा, पतला वाला भाग दिखाई देगा। इस तरह देखोगे तो गोल दिखाई देगा। वैसे सेम इसका भी है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको चपटा दिखाई देगा, अगर ऐसे देखोगे तो आपको गोल दिखाई देगा। ये आपका आरबीसी है। प्लेटलेट्स अमीबा के शेप में होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है राउंड शेप में होता है, गोला सा होता है, बड़ा सा होता है, राउंड शेप में गोला सा बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा होता है, राउंड सा, गोला सा, बस ना यही सूर्यांश से यही चीज। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं अस्थि हमारे शरीर में औसतन जो वयस्क व्यक्ति के शरीर में होता है उनमें अस्थियों की संख्या 206 होती है। छोटे बच्चों में, शिशुओं में 300 अस्थि होती है। इसका मतलब 94 अस्थियों का घाला मेला, 94 अस्थियों का, 94 हड्डियों का घाला मेला कहाँ पे हो रहा है? इतना बड़ा झोल तो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हड्डी पाई जाती है। तो इतनी हड्डियाँ जाती कहाँ पे हैं? तो बच्चों याद रखना, ध्यान से सुनना। छोटे बच्चों की जो अस्थियाँ होती है बहुत ही लचीली, मुलायम होती है, बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बटी रहती हैं। क्या बोले? छोटे बच्चों की अस्थियाँ, छोटे बच्चों की हड्डी बहुत ही लचीली, मुलायम और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी रहती हैं। इसलिए उनकी संख्या होती है टोटल 300 अस्थियाँ। लगभग में रहेगा, ठीक है, लगभग में बच्चों की ये लगभग में, ठीक है, लगभग 300 अस्थि। अब जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, आकृति और आकार में थोड़ा सा बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ से 300 से वो धीरे धीरे जो 94 हड्डी है ये ऑटोमेटिक आपस में कनेक्ट होती रहेगी, आपस में ये कनेक्टेड होती रहेंगी। और एक न एक ऐसा समय आएगा जब आप लगभग 25 साल, जब आप 25 साल प्लस कर जाओगे, या फिर आप 25 साल या फिर आप 20 साल, 20 से 25 साल के बीच में रहोगे, तब आपके शरीर में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तब आपके शरीर में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब छोटे से रहोगे, जब शिशु रहोगे तो शिशु में 300 अस्थियाँ, शिशु अवस्था में लगभग 300 अस्थियाँ। वही बड़े हो जाओगे वयस्क में, ये वयस्क में है, मैच्योर हो जाओगे, वयस्क बन जाओगे, तब उसमें आपके 206 हड्डियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर, इसके अंतःकोशिकीय स्थान कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। क्या बोले? इसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है। ये आप देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा अस्थि है। इसका थोड़ा सा हम लाइट को ऑफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इस लाइट को थोड़ा सा हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे वाला पार्ट। हम काले हैं तो क्या हुआ? अपन दिलवाला भी है। अपन काला है तो क्या हुआ? नो मेंशन, ये मैटर नहीं करता। बात यहाँ पर आपको सबको अस्थि क्लियर दिख रही है बच्चों? हड्डी क्लियर दिख रही है? एक कुत्ते की हड्डी बनाते हैं, एक कुत्ते की हड्डी बनाते हैं ये लोग। ये है कुत्ते की हड्डी, ये है कुत्ते की हड्डी, ठीक है। अब इस हड्डी को काटेंगे, इस हड्डी को लंबोत ऐसे लंबे लंबे इसको काटेंगे। जब काटेंगे तो आपको कुछ ऐसी संरचना उसमें दिखाई देगी। अगर आपको दिख ना रहा तो थोड़ा सा क्लियर, थोड़ी सी क्वालिटी इसको बढ़ा लो। अगर क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो इसको आपको दिखाई देगी। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस अस्थि को थोड़ा सा काटें। काटने के बाद इसमें कुछ आपको जाल जैसे बहुत घना घना सा दिख रहा है। और ये जो घना घना सा, सर कितने साल तक 300 बोन हो तो होती है? देखो, जो शिशु अवस्था होती है लगभग
शिशु अवस्था याद रखना सालनी, वो आपकी होती है 1 से 2 साल। 1 से 2 साल की अवस्था जो होती है, यह इससे छोटी अवस्था, मतलब 0 से 2 साल की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों, 0 से 2 साल की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है, और इसी बीच में जो अस्थियां होती है आपस में कनेक्ट होना चालू हो जाती हैं। सौर्य, अब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। सौर्य की बेइज्जती कर रहे हो सूर्यांश, सौर्य की बेइज्जती हो रही है। ठीक है, देखो हम ये सिंपल से बता रहे हैं कि ये हड्डी है, इस हड्डी को काटने के बाद इसमें आपको कुछ जाल जैसे संरचना दिख रहा है, घना घना सा। तो जो घना घना सा है, इसको थोड़ा सा हम और जूम किए, इस घने वाले भाग को थोड़ा सा और जूम किए, यहाँ पर जूम करके इतना बड़ा आपको दिखा रहे हैं, इतना बड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस भाग को थोड़ा सा हम और जूम किए, यहाँ पर इतना बड़ा सा दिख रहा है। अब इसमें से हम थोड़ा सा और काटेंगे, अब इसका काटेंगे, इसको काटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब काटने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब काटने के बाद कुछ बच्चों कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। नहीं सर जी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनना। हमारे अस्थियों में जो हड्डी होती है, इन हड्डियों की कोशिकाओं से, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी पूरे बॉडी सेल्स की बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो इन हड्डियों की कोशिकाओं का विशेष नाम देखते हैं। हड्डियों की कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। हड्डियों की कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। ये जो आपको कोशिका दिख रही है, इसको हम ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। हम इस कोशिका का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अगर यहाँ पर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए हड्डियों की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं किसको? हड्डी की कोशिकाओं को। हड्डी की कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। मानव शरीर, पहला पॉइंट था हमारे, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शिशु में दूसरा पॉइंट है, शिशु में टोटल 300 अस्थियां पाई जाती है लगभग। और हड्डियों की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। 3 पॉइंट आपको हम हड्डी के बारे में अब तक बता दिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारी हड्डी जो होती है ये कुछ पदार्थों से मिलकर बनी होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस पी, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर ये बनी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट्स भी इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, कैल्शियम तो फिक्स है, हमारे अस्थियों में कैल्शियम जरूर पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? प्लस ओसीन प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, ओसीन प्रोटीन पाया जाएगा। हमारी अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। हर जगह अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हमारे अस्थियों में एक अलग प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो कि इसको कठोरता प्रदान करता है। इस प्रोटीन का नाम होता है ओसीन। बात क्लियर हुई? अब आपको एक फैक्ट वाली बात बता रहे हैं, एक फैक्ट वाली बात, चाहे नोट करके लिख लेना। मुर्दे को जलाया जाता है ना, मुर्दे को जलाया जाता है और उस मुर्दे में भी अस्थियां पाई जाती हैं। अगर उस मुर्दे की अस्थियों में ओसीन प्रोटीन या हमारे अस्थियों में ओसीन प्रोटीन ना पाया जाए, ओसीन प्रोटीन ना पाया जाए तो वो अस्थियां जलेगी ही नहीं। हम क्या बोले, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर हमारी अस्थियों को जलाना है, आप सब जानते हो कि अस्थियों को क्या बोलते हैं, मुर्दे को जलाने के बाद सब कुछ जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता, राख ही राख बचती है। लेकिन अगर इस अस्थियों को बचाना है तो इसमें से ओसीन प्रोटीन अगर निकल जाएगा, अस्थियों से ओसीन प्रोटीन निकल जाएगा तो अस्थि जल ही नहीं सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अस्थियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण अस्थियां जल पाती हैं। ठीक है, ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण अस्थियां जल पाती हैं। ओके बच्चों, आगे देखिएगा। ओसीन प्रोटीन के कारण हमारी अस्थियां जल पाती हैं, ओसीन ना हो तो हमारी अस्थियां नहीं जलेगी।
ओसिन के जलने के बाद कुछ राख के रूप में बच जाता है। जो राख के रूप में बचता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? जो राख के रूप में बच जाता है उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। और फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस वहां पर बच जाता है राख के रूप में। ओसिन प्रोटीन धुआं बनकर के उड़ जाता है। अब आगे देखते हैं, हमारा ओसिन प्रोटीन लचीला होता है। हमारा ओसिन प्रोटीन लचीला होता है। यहाँ पर देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कठोरता प्रदान करेगा, कठोरता प्रदान करेगा, कठोरता। बहुत कठोर होती है हड्डियां हमारी किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं। इसके अंतः कोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बाकी आपको डार्क वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, डार्क वाला क्षेत्र, इस डार्क वाले क्षेत्र को हम कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के लवण इसमें भरे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण इसमें भरे होते हैं जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। यह अस्थि शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या? शरीर को निश्चित आकार, एक फिक्स शेप प्रदान करती है। इसका मैट्रिक्स ठोस होता है। इसमें भी जो लिक्विड होता है, जो पदार्थ होता है, वो कैसा होता है? ठोस होता है। अब इसी ठोस होने के कारण हमारी हड्डियां भी कैसे होती हैं? कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई बच्चों? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? इसी के कारण हमारी अस्थियां कैसे होती है? मजबूत होती है, कठोर होती है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अस्थियों के कार्य को हम समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी लो, स्क्रीनशॉट इसका जल्दी लो। जो पॉइंट ना समझ में तुरंत आप बोलो, तुरंत उसका हम रिपीट कर दें। जो आपको जानने के लिए ज़्यादा जरूरी था उसको हम ज़्यादा डिटेल में बता दिए। जो जानने के लिए ज़्यादा जरूरी, ये टॉपिक आपके हाई स्कूल में नहीं था इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं। ब्लड वाला टॉपिक आपके हाई स्कूल में ज़्यादा था, वो था, इसीलिए उसको हम ज़्यादा डिटेल में बता दिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब हम चलते हैं अस्थि के बाद आगे वाले प्रकार पर। ठीक है बच्चों, हड्डियों की कोशिकाओं को कहते हैं हम ऑस्टियोसाइट। हड्डियों की कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। और अपना दांत पहन करता है और अपना दांत पहन करता है। ठीक है, अब देखते हैं हड्डी के मुख्य कार्य। देखो, कंकाल प्रणाली आपके शरीर की सहायता संरचना करता है, निर्माण करता है। देखो, आपके शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां आपस में कनेक्ट होकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, कंकाल प्रणाली का निर्माण करती है। ठीक है, अब कंकाल तंत्र कहें, कंकाल तंत्र कहें या कंकाल सिस्टम कहें। ठीक है, कंकाल तंत्र कहें, कंकाल सिस्टम का निर्माण करती है, जो आपको शरीर को सीधा खड़ा रखने में सहायता करते हैं। यह आपके शरीर को उसका आकार देता है। अगर आप सोचो कि अगर आपके शरीर से पूरी हड्डियों को निकाल लिया जाए तो आप कैसे हो जाओगे? अमीबा के जैसे, किसी भी शेप में, बिना शेप के बन जाओगे। अमीबा में हड्डी नहीं पाई जाती है, तो आप सोचो कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जिसमें उसको डाला जाए वो उसी शेप में ग्रहण कर लेता है। ऑक्टोपस देखोगे आप लोग, ऑक्टोपस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। वैसे ही आपका शरीर भी हो जाएगा अगर हम हड्डियों को वहां से निकाल लेंगे, है ना। तो आपके शरीर को ये आकार देता है। थर्ड है, गति प्रदान करता है। हड्डियां ना होती तो आप दौड़ नहीं सकते थे, सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक हल्का हल्का घिसते हुए चले जा सकते थे। जैसे केचुए जाता है, केचुए जैसे जाते हैं खींचते हुए, वैसे आप भी खींचते हुए जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा टाइम लाइव पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं सर। हाँ, आज कुछ ज़्यादा हम एनर्जेटिक भी हो गए, थकान भी नहीं लगी। 1 घंटा 29 मिनट अभी कहाँ हुए हैं सूर्यास्त? अभी 1.5 घंटा तो हुआ है, अभी 1 घंटा 29 मिनट तो हुआ है, 1.5 घंटा समथिंग। लेकिन हमें नहीं लगता कि 1.5 घंटा 2 घंटे का समथिंग हो गया होगा। एक मिनट जरा देखें तो कितना हो गया।
1 घंटा 42 मिनट, 1 घंटा 42 मिनट तक अब तक की क्लास चल चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। पहला, कंकाल प्रणाली का निर्माण किया। दूसरा, आपके शरीर को उसका आकार प्रदान किया। तीसरा, गति करने में सहायता करती है। रक्त कोशिकाओं का बनाता है। अभी आपको बताए थे ना कि हमारी अस्थियों में रुधिर कणिका का निर्माण होता है। तो ये यहाँ ये बनता किस में है? तो जैसे हमारी अस्थि है, सिंपल से देखना, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। ये हमारी सिंपल सी अस्थि है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहे हैं। ये सिंपल से हमारी अस्थि है। इस अस्थि के बीच में छिद्र होता है, अस्थि हड्डी के बीच में छिद्र होता है। इस हड्डी के बीच में पाया जाता है आपका बोन मैरो। थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, थोड़ा सा पीला टाइप में होता है। इसको कहते हैं हम बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, MARROW, मैरो, या हिंदी में कहते हैं इसको अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। प्रश्न भी एक पूछा जाता है, प्रश्न में ये पूछा जाता है कि हमारे रक्त का निर्माण, रुधिर का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखना, अस्थि मज्जा में जो कि हड्डियों के बीच में पीली संरचना होती है, पीले टाइप में संरचना होती है, उसी में रक्त का निर्माण होता है। 5वां पॉइंट देखिएगा, आपके अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। आपके अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करेगा? आप सोचो कि आपका हार्ट, आपका फेफड़ा, आपका हार्ट और आपका फेफड़ा, हृदय और फेफड़ा दोनों के ऊपर पसलियां पाई जाती हैं, दोनों के ऊपर पसलियां पाई जाती हैं। अगर हार्ट थोड़ा सा भी चोटिल हुआ तो तुरंत आप टैं कर दोगे, टेंगे। अगर आपका फेफड़ा भी थोड़ा सा भी दबा तब भी आपकी पूरी सांस शरीर से निकल जाएगी, तब भी आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आपके अंगों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? अस्थियां ही प्रदान करती हैं, जो कि पसलियों के बीच में आपका फेफड़ा पाया जाएगा, पसलियों के अंदर फेफड़ा पाया जाएगा और आपका हृदय पाया जाएगा। खनिजों का भंडारण करता है। खनिजों का भंडारण, आप जानते हो कि खनिज किसे कहते हैं? कैल्शियम का भंडारण करेगा, कैल्शियम का भंडारण करेगा, फास्फोरस का भंडारण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का भंडारण करेगा, ठीक है। तो ये कुछ खनिज पदार्थों का भी ये भंडारण का कार्य करता है। बात यहाँ तक क्लियर हुई? हड्डी आपको बात समझ में आ गई? अस्थियों के बारे में पूरी नॉलेज क्लियर हो गई बच्चों? एक बार बता दो जरा सा, क्या अस्थि वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया? क्या अस्थि वाला टॉपिक, हड्डी वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया? हाँ, होने वाला आज हड्डी वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि नहीं? हड्डी वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि नहीं? हड्डी वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि नहीं? इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है बच्चों। एग्जाम टाइम आएगा तो मैराथन चलाएंगे बढ़िया से विधिवत। एग्जाम टाइम आएगा तो मैराथन चलाएंगे, ऐसा मैराथन चलाएंगे पूरे चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। अभी तो हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं, फिर चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक बार क्लियर कर दो, बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत सुंदर, शालिनी को समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि बच्चों अब हमें चलना चाहिए। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आप लोगों को भी भूख लगी है। आज सोचो हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम कहीं गए नहीं, निमंत्रण कई जगह था और कुछ लोग आ रहे हैं मुझे लेने के लिए भी, ज़बरदस्ती बुला रहे हैं। हमें बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि आप आइए मेरे साथ, हम लोग चलेंगे घूमने। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम कहीं निमंत्रण नहीं गए आज। संभवतः 21 तारीख को न रह पाए, प्रयास करेंगे रहने के लिए, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? नोट्स चेक करेंगे? यस सर, नोट्स चेक करेंगे। बहुत सुंदर शालिनी। किसी को कोई डाउट है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार प्रश्न पूछ लो, नहीं तो हम इसको इरेज कर दिया जाता है, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारी हड्डी हो गई ख़त्म भैया। हड्डी के बारे में, इस हड्डी को ही हम हड्डी तोड़ दिए।
हड्डी की ही हड्डी तोड़ दिए। सूर्यांश, सूर्यांश आप कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? स्नायु, स्नायु और उपास्थि, एरियोलर ऊतक, वसामय ऊतक, इन सबको खत्म करना। पेशी ऊतक भी चलेगा, फिर चलेगा पेशी ऊतक। हाँ सर, आज 5-6 न्यूटन आज 5-6 जगह निमंत्रण था और 5-6 जगह हम नहीं जा पाए। हम किसी जगह नहीं जा पाए और आज थक भी गए हैं। देखो, इनको, इन महाशय को पढ़ाना है, इन महाशय को भी पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, लेकिन आज बच्चों नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। शालिनी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आगे वाले टॉपिक में देख पा रहे हैं आप, मांसपेशियों के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे पेशी ऊतक क्या होते हैं, हमारे पेशी ऊतक क्या होते हैं, इनको खत्म करेंगे, इस पेशी ऊतक को खत्म करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्नायु एवं कंडरा खत्म करेंगे अगले वाले टॉपिक में। स्नायु एवं कंडरा खत्म करेंगे और उपास्थि खत्म करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि उपास्थि यहाँ पर दिख भी रही है। और एरियोलर ऊतक खत्म करेंगे, ये एरियोलर ऊतक है, एरियोलर टिश्यू है। और क्या खत्म करेंगे, वसामय ऊतक को खत्म करेंगे। आप बीच बीच में येलो कलर का देख रहे हैं, ये है आपका वसा ऊतक। और क्या, पेशी ऊतक खत्म करेंगे। पेशी ऊतक में ये आपका आ जाता है, पेशी ऊतक में ये आ जाता है, इनको हम खत्म करेंगे आगे, ठीक है बच्चों। पेशी ऊतक में हम इन महाशय को खत्म करेंगे। यही 6 पैक लाना है ना सर जी? हाँ, यही 6 पैक को लाना है। शुभरात्रि शालिनी जी, शुभरात्रि बच्चों, गुड नाइट। आप आराम से सोइए बढ़िया से। निमंत्रण जाना हो तो आप जाकर आइए, खाइए हुई और बढ़िया से मौज करिए। लेकिन कल आने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना बच्चों, आने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, जिससे कि हम रिवाइज तो कराएंगे ही, लेकिन अगर आप लोग भी रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें समझाने में आसानी होगी, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो गुड डे, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट डे। ठीक है सूर्यांश, फेयर भी लिख लो, फेयर लिख लो, कंप्लीट कर लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।